चलिए भाई, एक बार फिर मैं नायक कोचिंग में आप सबका स्वागत करता हूँ। मैं डॉक्टर रामकुमार नायक एक वीडियो जो पहले अपलोड कर चुका था उसके बाद आगे की कहानी को फिर से यहाँ से शुरू कर रहा हूँ। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि साहब सेंटेंस क्या होते हैं और उससे पहले भी बेसिक इंग्लिश की बात की गई थी। जैसे इंग्लिश क्या होता है तो मैंने आपको बताया था कि भाई साहब अंग्रेजी एक प्रकार का सब्जेक्ट है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और उसके बाद हमने आपको बताया था कि अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो होती है या किसी भी भाषा, नॉट ओनली इंग्लिश, आई एम नॉट सेइंग नॉट ओनली इंग्लिश, दूसरे सब्जेक्ट में भी अगर देखा जाए तो हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए अल्फ़ाबेट्स की आवश्यकता होती है। तो मैंने आपको बताया था कि साहब अंग्रेजी में 26 प्रकार के अक्षर होते हैं जिन्हें आपने दो भागों में कैटेगराइज किया था और वो वोवेल्स और कॉन्सोनेंट थे। जब वोवेल्स और कॉन्सोनेंट को मिलाकर देखा था तो अल्फ़ाबेट्स हो गया था और उन अल्फ़ाबेट्स से आगे जब हम बढ़े थे तो हमने शब्द की बात की थी। शब्द क्या होता था? तो मैंने आपको बताया था कि साहब अक्षरों का ऐसा समूह जो अपने आप में एक निश्चित अर्थ रखता है क्या कहलाता? शब्द कहलाता। शब्द कितने प्रकार के होते थे? तो आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 8 टाइप ऑफ वर्ड्स फाउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 8 प्रकार के शब्द पाए जाते थे जो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन थे। शब्दों को पढ़ने के बाद जब हम शब्द जान चुके थे कि वैसे ग्रुप ऑफ सच अल्फाबेट्स व्हिच हैव अ डेफिनिट सेंस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड वर्ड, तो उसके आगे की कहानी सेंटेंस से शुरू हुई थी। सेंटेंस क्या होते हैं? तो मैंने आपको बताया था कि साहब शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में एक निश्चित अर्थ रखता है क्या कहलाता? सेंटेंस कहलाता। यानी ग्रुप ऑफ सच वर्ड्स व्हिच हैव अ डेफिनिट सेंस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेंटेंस। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि ग्रुप ऑफ सच वर्ड्स व्हिच गिव्स कंप्लीट सेंस इन इटसेल्फ इज कॉल्ड सेंटेंस। यानी शब्दों का ऐसा समूह जो अपने आप में पूरा अर्थ रखता हो क्या कहलाता? सेंटेंस कहलाता। सेंटेंस कितने प्रकार के होते थे? आई हैव टोल्ड यू दैट देयर आर 5 टाइप ऑफ सेंटेंस आर फाउंड इन इंग्लिश लैंग्वेज। अंग्रेजी भाषा में 5 प्रकार के सेंटेंस पाए जाते थे। उसमें सबसे पहले मैंने आपको असर्टिव सेंटेंस की बात की थी कि असर्टिव सेंटेंस क्या कहलाता है। ऑन दैट टाइम आई हैव टोल्ड यू दैट असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता था जिसमें ना तो कोई, अगर देखा जाए कि जो हिंदी में अगर देखा जाए तो हिंदी में साहब SOV क्रम में लिखा जाता है और अंग्रेजी में SVO क्रम में लिखा जाता है। यानी ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में SOV क्रम में और अंग्रेजी में SVO क्रम में लिखा जाता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता है। दैट्स ओके। अब असर्टिव सेंटेंस में सबसे बड़ी बात ये आती, मैंने कहा कि SOV या SVO, तो ये साहब S क्या होता? आई हैव टोल्ड यू दैट S मीन्स सब्जेक्ट, यानी जो S होता है वो सब्जेक्ट होता। सब्जेक्ट क्या कहलाता? लोगों का क्वेश्चन होता है कि साहब सब्जेक्ट क्या होता? किताबों में पढ़ते हैं कि साहब काम को करने वाला सब्जेक्ट होता है, लेकिन कभी कभी किसी सेंटेंस में ऐसा होता है कि हम काम करते ही नहीं है, उसमें कोई काम होते ही नहीं है, तो हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट व्हिच वन इज सब्जेक्ट? सब्जेक्ट क्या होता है? ठीक है, तो उसके लिए मैंने आपको बताया था कि हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसे सब्जेक्ट कहा जाता है। आई मीन वी आर टॉकिंग अबाउट दैट्स कॉल्ड सब्जेक्ट। हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं उसे क्या कहा जाता? सब्जेक्ट कहा जाता। दैट्स ओके। इसके बाद दूसरे नंबर पे आता साहब वर्ब। हाउ वी कैन रिकॉग्नाइज दैट व्हिच वन इज वर्ब? तो ये भी मैं आपको बता चुका था भाई जी कि साहब वर्ब इज ऑलवेज फाउंड एट द लास्ट ऑफ हिंदी सेंटेंस। यानी जो क्रिया होती है वो हमेशा हिंदी सेंटेंस के अंत में पाई जाती है। होती क्या है? तो आप सब जानते होंगे कि डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब, यानी काम करने वाले शब्दों को क्या कहा जाता? क्रिया कहा जाता। आई एम टेलिंग यू दैट डूइंग वर्ड इज कॉल्ड वर्ब। या फिर अगर ये आपको डेफिनेशन सही नहीं लगे तो आप बोल सकते कि वर्ड विच डिनोट्स एक्शन इज कॉल्ड वर्ब। यानी ऐसे शब्द जो काम को प्रदर्शित करते हैं उन्हें क्या कहा जाता? उन्हें वर्ब कहा जाता। दैट्स ओके। तो आप देखिए सब्जेक्ट समझ चुके हैं, वर्ब समझ चुके हैं। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट की। ऑब्जेक्ट क्या होता? तो ये भी आप पूरे सेंटेंस को अगर देखें तो मैंने 3 शब्द बोले हैं। पहला बोला S, दूसरा बोला B, तीसरा बोला O। ठीक है, तो साहब सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा सेंटेंस में जो भी होता है उसे क्या कहा जाता? ऑब्जेक्ट कहा जाता। ठीक, तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस को आगे प्रोसीड करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया था कि ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में SOV और अंग्रेजी में SVO क्रम में लिखा जाता है असर्टिव सेंटेंस कहलाता। ये 2 प्रकार का होता था, पहला अफर्मेटिव सेंटेंस, दूसरा नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस में पिछले वीडियो में बता चुका हूं आपको कि ऐसा सेंटेंस जिसमें ना तो कोई प्रश्न पूछा जाए और ना ही किसी काम के लिए मना किया जाए उसे क्या कहा जाता? अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे लिखा जाए, इसका कंपोजिशन क्या है, तो ये आप जानते होंगे, पिछले वीडियो में बता चुका हूं कि सबसे पहले यू हैव टू राइट सब्जेक्ट, देन यू हैव टू राइट हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट।
दैट्स ओके। अब बात करेंगे नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो आई हैव टोल्ड यू दैट अ सेंटेंस व्हिच कंटेन्स सेंस ऑफ नेगेटिविटी इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नकारात्मकता कंटेन होती हो, एक ऐसा सेंटेंस जिसमें नकारात्मकता पाई जाती हो, उसे हम क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। दैट्स ओके। या फिर इन अनदर वर्ड हम ये भी बोल सकते हैं कि साहब ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी काम के लिए मना किया जा रहा हो, उसे क्या कहा जाता? नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता। दैट्स ओके। अब नेगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाई जाए? तो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या लिखना? सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखना? नो, नॉट, नेवर। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या लिखना? ऑब्जेक्ट लिखना। तो ये ऑल अबाउट असर्टिव सेंटेंस हो गया। अब यहाँ से हम नई चीज को शुरुआत करते हैं। और नई चीज क्या थी? तो नई चीज के लिए आपको आगे बढ़ना था कि सेंटेंस जो दूसरा टाइप होता था वो होता था इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? A sentence in which any question is put up is called interrogative sentence। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई प्रश्न पूछा जा रहा हो, उसे हम क्या बोलते हैं? साहब इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी दो प्रकार का होता है, पहला सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस और दूसरा डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो यहाँ पर हमें ये डिफरेंशिएट करना होगा कि हम कैसे पहचानेंगे कि साहब कौन सा सेंटेंस सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और कौन सा सेंटेंस डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू हो रहा हो और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो। A sentence which start with question word क्या in Hindi while helping verb in English is called single interrogative sentence। एक ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड क्या से और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, उसे क्या कहा जाता? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता। दैट्स ओके। अब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी कैसे बनाई जाए? देखिए भाई, अब हम बात करते हैं साहब सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या कहलाता है? तो मैंने आपको बताया था कि साहब ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड क्या से और अंग्रेजी में हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा हो, उसे क्या कहा जाता? सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। तो सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपने पहचान लिया कि साहब हिंदी में क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू हो रहा। जैसे ही कोई सेंटेंस क्वेश्चन वर्ड क्या से शुरू हो रहा, दैट मींस इट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम साहब इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएं। तो इसकी अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है कि सबसे पहले आपको लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखना होता, सब्जेक्ट के बाद इफ नॉट, इफ नॉट के बाद क्या लिखते हैं साहब जी? मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी जब भी आप अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर रहे हैं तो आपको इस पर ध्यान देना होगा। जैसे कोई भी एग्जाम्पल है, मैंने कहा कि साहब क्या तुम रोज विद्यालय जाते हो? क्या तुम रोज विद्यालय जाते हो? देखिए तो साहब यहाँ पर क्या से शुरू हो रहा? पीछे देखो प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। जैसे आपने पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह देखा, दैट्स मींस ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। और आगे क्वेश्चन वर्ड क्या देखा, इसका मतलब ये हुआ कि साहब ये सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब हमें क्या करना है? अंग्रेजी बनानी। तो अंग्रेजी बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो साहब हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या आएगा? डू या डज। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा साहब? डू। इसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट, अब यहाँ देखो नेगेटिविटी तो है नहीं, जब नेगेटिविटी है नहीं तो इफ नॉट नहीं लिखा जाएगा। इसके बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब कहाँ लिखा? जाती हो, यानी जाना। क्या हो जाएगा? गो टू स्कूल, और फिर क्या लिखा जाएगा? डेली, और पीछे मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर आप लगाएंगे। दैट्स ओके। तो आपने क्या कहा कि डू यू गो टू स्कूल डेली। ये आपका हो गया सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं साहब सिंगल इंट्रोगेटिव के बाद हम डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, कि साहब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है? तो आप जानते होंगे कि साहब ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड को बीच में रखता है और अंग्रेजी में उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता, उसे क्या कहा जाता? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहा जाता। एक बार फिर सुन लीजिए, मैंने कहा कि एक ऐसा सेंटेंस जो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड को कहाँ रखता है? बीच में रखता है, और अंग्रेजी बनाते समय उसी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो जाता है, उसे क्या कहा जाता? डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब सवाल फिर से वही आता कि साहब हम इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएं? तो आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस के बीच में लिखा हुआ था हिंदी में, उसी क्वेश्चन वर्ड को सबसे आगे लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखते हैं? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लिखते हैं साहब जी? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद
इफ नॉट के बाद मेन वर्ब के बाद क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट, और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो दिस इज द कंपोजिशन ऑफ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दैट्स ओके। ये आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैंने कहा कि तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, तो देखो पीछे सबसे पहले आपने प्रश्नवाचक चिन्ह देखा। जैसे ही प्रश्नवाचक चिन्ह देखा आप समझ गए कि साहब ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब साहब ये सिंगल है या डबल है, तो सिंगल या डबल जानने के लिए आपने देखो क्वेश्चन मार्क देखा कहाँ, ये बीच में लिखा हुआ है, दैट्स मींस इट बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। दैट्स ओके। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो हमें अंग्रेजी बनानी है, तो वी हैव टू फॉलो दिस कंपोजिशन। फर्स्ट वी हैव टू राइट क्वेश्चन वर्ड, दैट इज कहाँ, तो क्या हो जाएगा वेयर के बाद क्या लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब, फिर क्या लिखोगे, सब्जेक्ट, और फिर मेन वर्ब, क्या हो जाएगा, मेन वर्ब, और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन, क्योंकि आगे इसमें और कोई चीज है नहीं। यहां पर देखो मैंने कहा वह अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है, वह अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है। यहां देखिए, अब सबसे पहले मैंने क्या देखा कि ये जो शब्द लिखा है क्यों नहीं कर रहा है, पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, बीच में क्वेश्चन वर्ड है, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया। अब फिर से वही कि साहब हाउ वी कैन फॉर्म इंग्लिश ऑफ सच टाइप ऑफ सेंटेंस, हम इस प्रकार के सेंटेंस की अंग्रेजी को कैसे बनाएं। दैट्स ओके। तो साहब जी सबसे पहले आपको क्या लिखना है, क्वेश्चन वर्ड, क्या है, क्यों, क्वेश्चन वर्ड आपने लिखा व्हाई। अब क्या करना है साहब, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब डिपेंड करता है टेंस पर, तो देखो वी आर टॉकिंग अबाउट हियर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, यहाँ पर प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, रहा है, रही है, रहे, तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है इज होती है, क्या होती है, इज। अब यहाँ पर देखो सब्जेक्ट एक वचन है, वह लिखा हुआ है, तो एक वचन है, एक वचन के साथ क्या आता, इज, तो वाई इज, फिर ही। अब जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में नो नॉट नेवर आता है, आई मीन नेगेटिविटी आती है, तो साहब यू हैव टू पुट नो नॉट नेवर जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। इन केस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस यू हैव टू पुट नो नॉट नेवर जस्ट आफ्टर द सब्जेक्ट। दैट्स ओके। तो यहाँ पर सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नॉट आ जाएगा। दैट्स ओके। इसके बाद क्या आ जाएगा, देखिए सब्जेक्ट के बाद एक नॉट है, मेन वर्ब करना, तो क्या हो जाएगा, डू, और इसमें क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, तो क्या होगा, व्हाई इज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क, और फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जरूर लगाना है, तो क्या हो गया, व्हाई इज ही नॉट डूइंग हिज होमवर्क, वो अपना होमवर्क क्यों नहीं कर रहा है। तो साहब ये हो गया आपका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंपरेटिव सेंटेंस की बात करूंगा, इंपरेटिव सेंटेंस आखिर होता क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, इसकी अंग्रेजी कैसे बनाई जाती है, इसे कैसे एग्जीक्यूट किया जाता है। तो साहब हम बात करते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की, कि साहब ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश, सलाह या निवेदन की बात की जा रही हो, ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश, सलाह या फिर निवेदन की बात की जा रही हो, उस बात को हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस। दैट्स ओके। अब यहाँ पर सवाल ये आता कि हम कैसे पहचानें कि भाई आदेश क्या है। मैंने कहा कि यदि वक्ता के द्वारा कही गई बात श्रोता उसी की आंखों के सामने पूरी कर दे, तो इसे आपने क्या बोला, आदेश बोला। एक बार सुन लीजिए, मैंने कहा कि यदि वक्ता के द्वारा कही गई बात श्रोता उसी की आंखों के सामने पूरी कर दे, तो उसे क्या मान लेते हैं, आदेश मान लेते हैं। और अगर वक्ता के द्वारा कही गई बात को श्रोता उसकी आंखों के सामने शुरू करके और पीठ पीछे भी जारी रखता है, और इससे श्रोता का क्या होता है, भला होता है, हित होता है, ठीक, तब उसे हम क्या मान लेते हैं, साफ सलाह मान लेते हैं। और भाई जी मांगने के केस में, जब भी कोई चीज आप किसी से मांग रहे हो, तो मांगने के केस में हमेशा निवेदन किया जाता है, ठीक। और जब आप किसी से कोई चीज मांगते हैं तो आपको पता है कि यू शुड ब्रिंग पोलाइटनेस इन योर वॉइस, आपको अपनी आवाज में विनम्रता लानी होती है। तो जहां पर विनम्रता की बात की जाए वहां पर साफ निवेदन किया जाता, या जहां पर मांगने की बात की जाए वहां पर क्या किया जाता, निवेदन किया जाता। तो मैंने कहा कि साहब ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश, सलाह या निवेदन की बात की जाती है, उसे हम क्या कहते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, मैंने कहा कि एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आदेश, सलाह या फिर निवेदन की बात की जाती है, उसे क्या कहा जाता, इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता, इंपरेटिव सेंटेंस कहा जाता, ठीक है। अब इस इंपरेटिव सेंटेंस की अंग्रेजी आप दो तरह से बनाते हैं,
वो पहला तरीका क्या है? तो मैंने कहा कि साहब जब किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में काम को करने वाला अर्थात सब्जेक्ट ना दिया गया हो। मैंने कहा कि जब किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में काम को करने वाला या फिर सब्जेक्ट ना दिया हो, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि साहब सेकंड पर्सन की सब्जेक्ट यू का बोध हो रहा हो, तब ऐसे वाक्य की अंग्रेजी को हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। दैट्स ओके। मैंने आपसे क्या कहा कि जब किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में काम को करने वाला अर्थात सब्जेक्ट ना दिया गया हो या फिर सेकंड पर्सन के सब्जेक्ट यू का बोध हो रहा हो, तब ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी को हम कैसे बनाते हैं साहब जी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहां देखिए कैसे बनाते हैं, V1 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। दैट्स ओके। और अगर इस सेंटेंस में नेगेटिविटी कंटेन हो, अगर इस सेंटेंस में नेगेटिविटी कंटेन हो तो कैसे बनाते हैं? डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। डू नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि अपनी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो, अपनी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो, तो आप देखो इस सेंटेंस में मैंने कठिन परिश्रम करने वाले का नाम नहीं लिया, अर्थात मैंने काम को करने वाले का नाम नहीं लिया, अर्थात मैंने सब्जेक्ट नहीं दिया। इसका मतलब हुआ कि इस सेंटेंस की अंग्रेजी को हमें कैसे बनाना है? सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनाना है। तो मैंने कहा अपनी परीक्षा के लिए, अपनी परीक्षा के लिए कठिन परिश्रम करो, कठिन परिश्रम करो। तो भाई जी कैसे बनेगा? वर्क हार्ड, वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम। यहां पर देखो ये जो योर शब्द लिखा कि वर्क हार्ड फॉर योर एग्जाम, तो यहां पर देखो ये योर शब्द इंडिकेट कर रहा है कि जो भी हिडन सब्जेक्ट है दैट मस्ट बी बिलोंग टू कैटेगरी ऑफ सेकंड पर्सन, दैट इज यू। उसे क्या होना चाहिए? सेकंड पर्सन का यू होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर सब्जेक्ट ही होता तो अपना की अंग्रेजी पजेसिव हिज होती है, अगर सब्जेक्ट सी हो तो अपना की अंग्रेजी हर होती है, अगर सब्जेक्ट आई हो तो अपना की अंग्रेजी माई होती है, और अगर सब्जेक्ट यू हो तो अपना की अंग्रेजी योर होती है। तो यहाँ पर ये योर आपको इंडिकेट कर रहा है कि जो सब्जेक्ट हिडन है, अर्थात जो सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, दैट मस्ट बी यू। और वही मैंने अभी आपको बोला था कि अगर किसी वाक्य में काम को करने वाला अर्थात सब्जेक्ट ना दिया हो, तब ऐसे वाक्य की अंग्रेजी को हम कैसे बनाते हैं? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। दैट्स ओके। अब इसी को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो मैंने कहा कि अपना समय बर्बाद मत करो, अपना समय बर्बाद मत करो। यहां पर भी मैंने साहब समय बर्बाद करने वाले अर्थात काम को करने वाले अर्थात कर्ता को नहीं दिया, लेकिन यहां पर क्या है साहब? नेगेटिविटी है। क्या है? नेगेटिविटी है। तो नेगेटिविटी वाले सेंटेंस को अभी मैं आपको बता चुका हूं कि सबसे पहले आपको क्या लिखना? डू नॉट लिखना है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखनी है, और फिर आपको क्या लिख देना है? ऑब्जेक्ट लिख देना है। तो यहां पे आप क्या लिखोगे कि साहब डू नॉट वेस्ट योर टाइम। यहां देखो फिर से इस योर ने आपको क्या बताया कि जो भी सब्जेक्ट छुपा हुआ है वो यू है। तो मैंने कहा कि साहब अपना समय बर्बाद मत करो, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। दैट्स ओके। मैंने कहा कि साहब दरवाजा खोलो, जैसे मैंने कहा दरवाजा खोलो, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है, ठीक? आप पढ़ चुके होंगे। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। पता नहीं भाई कौन सा सिमसिम का दरवाजा है, आज तक नहीं खुला। जब मैं पढ़ता था, जब भी यही सेंटेंस पढ़ा जाता था दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, ये दरवाजा आज भी नहीं खुला है। आज आप लोग भी के लिए यही कहा जाता होगा कि दरवाजा खोलो। बट यहाँ पर देखिए काम की बात पर आते हैं, और मैंने कहा दरवाजा खोलो, तो यहाँ पर दरवाजा खोलने वाले का नाम नहीं लिया गया है, ठीक? अर्थात सब्जेक्ट नहीं दिया गया है। तो इसे सीधा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखा आपने ओपन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ओपन द डोर। दैट्स ओके। तो ये हो गया साहब कि इंपेरेटिव सेंटेंस में अगर काम को करने वाला अर्थात सब्जेक्ट ना दिया गया हो, तब उसकी अंग्रेजी को या तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं, और या फिर डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। दैट्स ओके। देखिए मैंने आपको बताया था कि यदि किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में काम को करने वाला अर्थात सब्जेक्ट दिया गया हो, आई मीन किसी इंपेरेटिव सेंटेंस में जिसमें आदेश, सलाह या निवेदन की बात की जा रही हो, और उस वाक्य में
काम को करने वाला अर्थात सब्जेक्ट थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का दिया गया हो, तब ऐसे वाक्यों की अंग्रेजी को हम लेट से बनाते हैं। कैसे बनाते हैं? लेट से बनाते हैं। तो देखो भाई जी, सबसे पहले आपको क्या लिखना होता? लेट। लेट के बाद आपको क्या लिखना होता? सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखना होता है, ठीक। फिर इसके बाद क्या लिखना होता? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद क्या लिखना होता? ऑब्जेक्ट। दैट्स ओके। जैसे एक एग्जांपल है, मैंने कहा कि पहले मुझे बोलने दो, पहले मुझे बोलने दो। यहां देखो मैंने क्या लिखा? पहले मुझे बोलने दो। तो यहां देखो इजाजत मांगी जा रही, इजाजत मांगी जा रही, इसका मतलब कि ये सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस है। और यहां पर देखो पहले मुझे बोलने दो, यानी बोलने वाला मैं हूं, आई मीन फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट दिया है। तो इसकी अंग्रेजी को क्या बनाओगे? लेट मी स्पीक, लेट मी स्पीक फर्स्ट, लेट मी स्पीक फर्स्ट। मैंने कहा उसे जाने दो, यहां देखो मैंने कहा उसे जाने दो, उसे जाने दो। तो देखो यहां पर मैंने कहा उसे जाने दो, लेट हिम गो। यहां पे क्या हो जाएगा? लेट हिम गो। तो यहां पर देखो भाई जी क्या है? यहां पर थर्ड पर्सन का सब्जेक्ट है, काम को करने वाला। मैंने आदेश दिया कि उसे जाने दो, तो आदेश की बात की जा रही है, और जो सब्जेक्ट है उसे, उसे का मतलब वह है, और वह का मतलब थर्ड पर्सन। तो साहब मैंने क्या लिखा? लेट हिम गो। दैट्स ओके। तो ये हो गया आपका साहब इंपेरेटिव सेंटेंस। अब इसके बाद आपका ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, वो आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। और अगर आपको अब तक की पढ़ाई से आप सेटिस्फाई हो रहे हैं, आपको कुछ फायदा हो रहा है और आपको ये पसंद आ रहा हो, तो मेरे YouTube चैनल को जरूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और मेरे YouTube चैनल का नाम है नायक कोचिंग ऑनलाइन क्लासेस विद राम सर। थैंक यू।